हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत यूनिट 1 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। आपकी यूनिट 1 का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आप इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय राजनीतिक विचार की नींव, आधार या बुनियाद। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज की जो यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की फाउंडेशन क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। कुल मिलाकर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भारतीय राजनीतिक विचार है उसकी नींव क्या है, वो किन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है, उसके सोर्सेज क्या हैं, जिसके आधार पर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जानते हैं। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में आप काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस यूनिट को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट कर दूँ। आगे की सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मतलब पता होगा, भारतीय राजनीतिक विचार का मतलब पता होगा। तो सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो जो राजनीति से संबंधित जो विचार हैं उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक विचार। लेकिन इसे और अच्छे से स्पष्ट किया जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक देश को किस आधार पर संभाला जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, वो कौन से सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर हम अपने देश को संभालते हैं या व्यवस्थित करते हैं। तो उन सभी सिद्धांतों को ही हम राजनीतिक विचार कहते हैं। जैसे कि आज भारत ने अपनी सरकार के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, तो ये भारत का एक पॉलिटिकल थॉट हो गया कि भारत आज संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर अपने पॉलिटिकल थॉट बना रहा है, या भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनी पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत अपना लिया है। हालांकि ये जो संसदीय शासन प्रणाली वगैरह है ये हमारी खुद की तो नहीं है, ये ब्रिटेन वगैरह से हमने मतलब प्रभावित होकर इसको अडॉप्ट किया है। लेकिन एक समझाया जाए, अगर हल्का सा बस समझाया जाए तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिन सिद्धांतों को हम अपने देश में शासन व्यवस्था को बनाए रखने या उसे व्यवस्थित करने या अच्छे से शासन चलाने के लिए अपनाते हैं, उसे हम राजनीतिक विचार कहते हैं। अब भारत के पास भी अपना खुद का राजनीतिक विचार है। जैसे कि जब हम मनु को पढ़ते हैं, कौटिल्य को पढ़ते हैं, जब हम बौद्ध को पढ़ते हैं, जब हम महावीर जी को पढ़ते हैं, तो जब हम इन विचारकों को पढ़ते हैं तो इन्होंने भी राज शासन व्यवस्था से संबंधित या कई चीज़ों से संबंधित, समाज में नियम वगैरह से संबंधित कई सारे विचार रखे हैं जिनसे भारतीय राजनीतिक विचार बनता है। जैसे कि कौटिल्य की अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य ने एक मंडल सिद्धांत दिया है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आप उसे अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज के युग में भी कौटिल्य की जो बातें हैं वो सही साबित होती हैं। तो यही है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बस हल्का सा समझा रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आपको बाकी जो भी बातें हैं ना, जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करेंगे, यूनिट कवर करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आखिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट है क्या। तो सिंपल सी बात है कि भारत के पास भी खुद के कई सारे राजनीतिक विचार हैं जिन्हें हम भारतीय राजनीतिक विचार कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन मैं करूँगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, आपने नाम सुना होगा, आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, आपने सुकरात का नाम सुना होगा, आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, आपने जॉन लॉक का नाम सुना होगा, आपने मैकियावेली का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी नाम लिए ना, जितने भी ये विद्वान थे, जिनके भी मैंने अभी नाम लिए, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के मतलब विचारक हैं, ये यूरोपीय विचारक हैं। तो जब हम अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, तो ये कौन है? ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के विचारक हैं, थिंकर्स हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम किसे पढ़ेंगे? हम मनु को पढ़ेंगे, कौटिल्य को पढ़ेंगे, हाँ, हम गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे, हम महावीर को पढ़ेंगे, हम अबुल फजल को पढ़ेंगे, कबीर जी को पढ़ेंगे। तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। तो आपको कंपैरिजन में थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक यूरोपीय, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ठीक है, अमेरिका भी शामिल है, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। और हम अब अपनी बात करें तो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो आज़ादी के से पहले, या यूँ कह लो कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उसी दौरान क्या था, अंग्रेजों का यही कहना था कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके पास कोई मतलब शासन व्यवस्था से संबंधित कोई नियम वगैरह है नहीं, उनको अपना शासन वगैरह चलाना नहीं आएगा और हम उनकी जगह पर शासन कर रहे हैं। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मतलब भारतीय भारत का इतिहास छुप चुका था, जो भारतीय ग्रंथ छुप चुके थे, उनको उजागर किया। कौटिल्य जैसे विद्वान जो थे, उनके जो ग्रंथ थे, उनके जो विचार थे, उसको सामने रखा और अंग्रेज़ों को दिखाया कि हमारे पास खुद का भी पॉलिटिकल थॉट है, हमारे पास खुद के भी राजनीति से संबंधित विचार हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है। अभी हम आगे और भी यूनिट में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मतलब समझा दिया। मानता हूँ टाइम थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया, लेकिन ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए, आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब
तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राजनीतिक विचार के स्रोत की, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके सोर्सेज की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिर वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझते हैं या जानते हैं। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हैं यहाँ पर वेद, तो वेद को समझेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों में विविध संदर्भों के अंतर्गत राज्य एवं शासन की उत्पत्ति, शासन के स्वरूप, राजा की शक्तियों, राजा और मंत्री तथा राजा तथा प्रजा के परस्पर संबंध का विवेचन भी देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है। देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन की अगर हम बात करें, भारतीय राजनीतिक विचार की बात करें, तो इसमें वेदों का एक अहम स्थान है। वेदों के द्वारा हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। जैसे कि वेदों में, जैसे कि 4 वेद हैं टोटल। ठीक है, 4 वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन अगर वेदों का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसमें हमें कई सारे पॉलिटिकल थॉट से संबंधित विचार दिखाई देते हैं, जो कि भारतीय राजनीतिक विचार का एक अहम हिस्सा है या इम्पॉर्टेंट है भारतीय राजनीतिक विचार में। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि राज्य एवं शासन की उत्पत्ति, जैसे कि राज्य बना कैसे, इसके बारे में हमें वेद बताते हैं। ठीक है, शासन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल थॉट है। शासन के स्वरूप, शासन का क्या स्वरूप है, उस समय क्या स्वरूप था प्राचीन भारत में, या क्या स्वरूप होना चाहिए था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में कई सारी बातें कही गई हैं। राजा की शक्तियों के बारे में बताया गया है, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, राजा और मंत्री तथा राजा और प्रजा के परस्पर संबंध का विवेचन भी देखने को हमें मिलता है, कि राजा और प्रजा के बीच में कैसे संबंध प्राचीनतम टाइम पर रहे थे, या कैसे संबंध होने चाहिए थे, क्या अपेक्षा की जाती थी। तो ये सारी बातें हमें वेदों से पता चलती हैं, जो कि पॉलिटिकल थॉट है, राजनीतिक विचार हमें पता चलते हैं। ठीक है, वस्तुतः सारे वेद प्राचीन भारतीय जीवन के बारे में विश्वस्त जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, सभी वेद काफ़ी ज़्यादा जो प्राचीन भारतीय जीवन रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। इनसे तत्कालीन राजनीति से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह दोस्तों एक स्रोत हमने पढ़ लिया वेद, जिसके द्वारा हमें काफ़ी जानकारी मिलती है शासन व्यवस्था से संबंधित, और उस टाइम पर जब प्राचीनतम टाइम की बात हो रही है भारत में, उस टाइम पर किस तरह से जीवन यापन हो रहा था, शासन वगैरह था, तो ये सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक सिंपल बात करेंगे, ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे स्रोत पढ़ने हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाएं ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, अतः वेदों की तरह ब्राह्मण ग्रंथों में भी राजनीतिक चिंतन के कुछ संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत इस तरह की पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ भी एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जो कि भारतीय राजनीतिक विचार का एक स्रोत है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ग्रंथ है, किताब कह लो इसे। ठीक है, जो वेद हैं, ठीक है, जो जैसे कि 4 वेद है ना, तो इनके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जैसे कि कई बार किसी बुक के ऊपर कोई दूसरी बुक लिख दी जाती है, तो उस रूप में आप ब्राह्मण ग्रंथ को समझ सकते हो। अब ब्राह्मण ग्रंथ भी कई तरह की हैं, जैसे कि एक नाम है शतपथ ब्राह्मण है, एक है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं काफ़ी ईजिली समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये भी ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है, अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ में भी। तो शतपथ ब्राह्मण हो गए, ऐतरेय ब्राह्मण हो गए, तो इनके अंतर्गत एग्जाम्पल दिया गया है कि इनके अंतर्गत हमें कई सारे राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक विचार का एक स्रोत है उपनिषद। उपनिषद से भी कई सारी जानकारियां हमें प्राचीन टाइम पर कैसा जीवन यापन था, कैसा शासन व्यवस्था थी, उसकी मिलती है। साथ में कैसे कैसे मतलब होने चाहिए थे, ये सारी बातें हमें पता चलती है। उपनिषदों में साधारणतः आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत भंडार निहित है, परंतु इनमें प्रसंगवश राजनीतिक चिंतन के संकेत भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में राजनीति को छात्र विद्या की संज्ञा दी गई है और उसका यथेष्ट विवेचन किया गया है। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि उपनिषद में डायरेक्ट राजनीतिक विचार हमें दिखाई देते हैं, पुराने राजनीतिक विचार या उस टाइम पर राजनीतिक विचार जो रहे थे या जो मान्यताएं थी, ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली उपनिषद में दिखाई देते हैं ऐसे ऐसे करके। बट कहीं कहीं पर प्रसंगवश, कहीं कहीं पर हमें राजनीतिक विचार इसके अंदर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है छात्र विद्या की संज्ञा दी गई है राजनीति को। तो इससे थोड़ा और अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इससे हमें राजनीतिक विचार हमें दिखाई देते हैं उपनिषद में।
इसके साथ ही पुराण, ठीक है, पुराणों में साधारणतः देवी देवताओं और विष्णु के अवतारों की कथाओं का रोचक विवरण धार्मिक श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया गया है, परंतु कुछ पुराणों में नंदवंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश से जुड़े ऐतिहासिक चरित्रों का वृत्तांत भी मिलता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार गुथे हुए हैं। तो दोस्तों, पुराणों में भी हमें कई जगहों पर कई सारे राजनीतिक विचार हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि नंद वंश का यहाँ पर पुराणों में नंद वंश के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मौर्य वंश के बारे में भी कई सारी बातें कही गई हैं, गुप्त वंश के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। तो इससे हमें इस यहाँ पर कैसे राजनीतिक विचार थे इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह पुराण भी राजनीति से संबंधित विचार हमें देते हैं, ये भी एक स्रोत है। इसके अलावा महाकाव्य जब भी कोई कहे आपसे तो आप याद करना महाभारत और रामायण को, ठीक है। महाभारत में आप देखते हैं पूरा राजपाट जो होता है, राजवंश जो होता है, उसी के बारे में आपको सारी पूरी कहानी दिखेगी, ठीक है, महाभारत में। इसके अलावा रामायण में भी आप देखेंगे कि राज सिंहासन की बात होती है, राजा के धर्म की बात की जाती है, राजा के व्यक्तित्व की बात की जाती है। तो विस्तार से महाकाव्यों में भी हमें जानकारी मिलती है राजनीतिक विचार की। तो महाकाव्यों की परंपरा में महर्षि वाल्मीकि कृत, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण है, और महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई जो महाभारत है, वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण मिलता है। महाभारत के अंतर्गत राज सिंहासन के अधिकार के प्रश्न पर कौरवों और पांडवों के परस्पर विवाद और उनके परस्पर विनाशकारी युद्ध का भव्य विवरण दिया गया है। इसमें योगी राज भगवान कृष्ण की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। वैसे रामायण और महाभारत दोनों में जगह जगह राजनीतिक विचार गुथे हुए हैं, परंतु महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का जैसा निरूपण किया गया है वह बेजोड़ है। तो अगर हम बात करें रामायण महाभारत की, तो दोनों में ही हमें कई सारे राजनीतिक विचार देखने को मिलते हैं। युद्ध के क्या नियम होंगे, राजा का क्या धर्म होगा, राजा का क्या चरित्र होगा, तो ऐसी कई सारी बातें हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम अगर महाभारत की स्पेशली बात करें तो महाभारत में एक चैप्टर ही है पूरा शांति पर्व। इसके अंदर राजधर्म की बहुत ही विस्तार से बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर महाभारत आपने देख रखी है तो आपको याद होगा जो भीष्म पितामह होते हैं, जब वो युद्ध का अंत ही होता है, तो वो युद्ध का जब अंत हो जाता है तो वैसे तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और बाणों की शैया पर वो लेटे रहते हैं, मतलब उन्हें बहुत सारे बाण लग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, युद्ध तो ख़त्म हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है युद्ध ख़त्म हो जाता है और वो अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह उन्हें राजधर्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में उन्हीं के द्वारा जो जानकारी दी गई है वही मेनली यहाँ पर दिखाई देती है। तो बहुत विस्तार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर से राजधर्म के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं, शिक्षा देते हैं, और उसको यहाँ पर शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में काफ़ी डिटेल में रखा गया है। तो इस तरह महाकाव्य से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है राजनीतिक विचार से संबंधित। इसके साथ ही दोस्तों, जो स्मृतियाँ हैं, अब कई सारी स्मृतियाँ हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, तो इनसे भी हमें बहुत सारे राजनीतिक विचार देखने को मिलते हैं। एक बार मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ, कुछ बातें आपको पता चलेंगी। स्मृतियाँ भी मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ हैं, हालांकि ये धार्मिक ही ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें भी हमें कई सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि मनुस्मृति का अनंतम स्थान है। मनुस्मृति, देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा स्मृतियाँ, तो स्मृतियाँ एक अहम स्थान रखती हैं जिनमें हमें राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं। इसमें हम देखें तो मनुस्मृति का स्थान काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा ऊंचा स्थान माना जाता है इसमें। मनुस्मृति की जैसे कि न्याय व्यवस्था से संबंधित, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कई सारे विचार इसमें दिए गए हैं। मनुस्मृति की तरह अन्य प्रसिद्ध स्मृतियाँ जैसे कि विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति इत्यादि में भी दंड नीति, राजविद्या और राजधर्म के सिद्धांतों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। स्मृति के ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में मतांतर की अभिव्यक्ति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता था। उदाहरण के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति की अनेक मान्यताएं मनुस्मृति की मान्यताओं से अलग हैं और संभवतः अधिक प्रगतिशील हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे कई सारी जानकारी मिलती है, साथ में एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो अलग अलग स्मृतियाँ हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, मनुस्मृति हो गई, तो इन दोनों में विचार भी अलग अलग हैं। कहीं कहीं पर मनुस्मृति से उल्टे विचार हैं इसमें, और कहीं कहीं यहाँ पर कहा गया है
कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में मनुस्मृति की तुलना में और अच्छे विचार थे, जो प्रगतिशील भी थे। तो मतलब यहाँ पर है कि जो मतभेद होता है इसकी आज्ञा थी कि अगर किसी कोई व्यक्ति मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से मान्यता नहीं रख रहा है या किसी चीज़ की मतलब उसे सभी को अपना विचार रखने का मतलब एक तरह से स्वतंत्रता थी, ऐसा संकेत मिलता है। इसके साथ ही बौद्ध और जैन साहित्य भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों में। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 3 प्रसिद्ध ग्रंथों सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इनके अलावा दीघ निकाय और जातक कथाओं में भी सामाजिक जीवन का रोचक चित्रण मिलता है। इन सब ग्रंथों में जगह जगह राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। तो सिंपल सी बात है, कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि जातक कथाएं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको त्रिपिटक रूप में यानी कि धम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक नाम के ग्रंथों में अच्छे से संकलित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा दीघ निकाय एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, जातक कथाएं हो गई, तो इनमें भी कई कहानियों के जरिए या कई चीज़ों के जरिए राजनीतिक विचार दिए गए हैं या हमें उनकी झलक दिखाई देती है। तो बौद्ध साहित्य से भी हमें राजनीतिक विचार देखने को मिलते हैं। इसी तरह जैन साहित्य से भी हमें कई सारे राजनीतिक विचार देखने को मिलते हैं। इधर जैन साहित्य के अंतर्गत विशेषतः आचार्य हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित बड़े गुरु थे उस टाइम पर, ये जैन धर्म में भद्रबाहु चरित मतलब एक ग्रंथ है। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र के अंतर्गत मौर्य काल और उससे कुछ पहले के समय से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री का समावेश हुआ है। इन ग्रंथों में भी राजा के कर्तव्य तथा राज्य व्यवस्था से जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। तो जैन साहित्य में भी हमें कई सारे राजनीतिक विचार स्पेशली जैसे कि राजा के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य व्यवस्था से संबंधित कई सारे विचार हमें दिखाई देते हैं। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी आपको। तो ये कई सारे स्रोत थे जिन्हें हमने पढ़ा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है भारतीय राजनीतिक विचार का वो है अर्थशास्त्र। बहुत बड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इनका अर्थशास्त्र का, और नीति शास्त्र होगा, दूसरे भी कुछ ग्रंथ हैं उसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदक का नीति शास्त्र, शुक्र नीति पहले ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें मुख्यतः राजनीति से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। इनमें पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें केवल प्रसंगवश राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई थी। राज्यशास्त्र से जुड़े ग्रंथों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनंतम यानी कि सबसे ऊंचा स्थान है। नीति शास्त्र से जुड़े ग्रंथ मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर ही लिखे गए हैं। देखिए दोस्तों, अभी ऊपर जितने भी हमने ग्रंथों को पढ़ा ना, स्त्रोतों को पढ़ा, अभी हमने आगे यानी कि ऊपर हमने पहले जितने भी स्त्रोतों को पढ़ा, वहाँ पर मुख्यतः आप देखेंगे ऐसा नहीं कि पूरा राजनीतिक विचारों की बात की जा रही हो, वहाँ पर हमें कहीं कहीं पर राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो नीति शास्त्र है, ये जो शुक्र नीति है, इनमें मुख्यतः आपको मुख्य रूप से मेनली यहाँ पर आपको राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित यहाँ पे सिद्धांत देखने को मिलेंगे। यहाँ इसमें अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसका सबसे ऊंचा स्थान है। कौटिल्य ने जो किताब लिखी उसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर राजनीति शास्त्र है। इसमें सारी बातें ना राजनीति से संबंधित ही लिखी गई हैं, नाम बस अर्थशास्त्र है, हालांकि इसमें सारी चीज़ें राज्य शास्त्र से ही संबंधित हैं। तो इसमें मेनली राजा के बारे में यानी कि बहुत ज़्यादा जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बात की गई है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कुछ और दूसरे भी ग्रंथ हैं शुक्र नीति, नीति शास्त्र के अलावा भी हम बात करें तो इन सब ग्रंथों के अलावा प्राचीन भारत की अनेक साहित्यिक कृतियों में भी अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। जैसे कि कुछ दूसरे भी स्रोत हैं, जैसे कि कल्हण एक विद्वान रहे मतलब प्राचीन, उनकी राजत रंगिणी, बाण का हर्षचरित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास का मालविका अग्निमित्र और सोमवेद का कथा सरित सागर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कई सारे आपको ग्रंथ दिख गए, राजत रंगिणी, हर्षचरित्र, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, सोमदेव का यहाँ पे कथा सरित सागर, ये महत्वपूर्ण हैं। ये भी राजनीति से संबंधित कई सारे सिद्धांत या विचार हमें इनमें देखने को मिलते हैं।
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की सही जानकारी के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन अत्यंत लाभप्रद होगा। तो ये सामान्य बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों जो स्रोत है इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। तो देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोर्सेज को हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। यहाँ पर एक डाउट यहाँ पे आपके लिए माइंड में हो सकता है कि जितने भी चीज़ें हमने सोर्सेज पढ़े ये पूरी तरह प्राचीन काल के सोर्स हैं, ठीक है, प्राचीन काल के सोर्स हैं। हालांकि अगर हम मेडाइवल वगैरह के टाइम की बात करें दोस्तों, तो बहुत लंबे समय बाद आप देखेंगे कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था भारत का, क्योंकि भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है, कई सारे मतलब बाहर के जो आक्रमण हुए भारत पर, उसके कारण बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी और जो भारत का राजनीतिक चिंतन था वो प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो लंबे समय तक हम देखते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन के यानी कि पॉलिटिकल थॉट में जो विकास हो रहा था इस प्राचीन काल में, वो बहुत थम सा जाता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, थम जाता है। और बाकी अगर हम मेडाइवल टाइम की बात भी करें तो कुछ विचारक हैं जिसमें अबुल फजल का नाम लिया जा सकता है। तो मेडाइवल टाइम पर उन्होंने जो रचनाएं की तो उनके द्वारा भी हमें कई सारे राजनीतिक विचार मिलते हैं, लेकिन उनको शामिल क्यों नहीं किया यहाँ पर? तो उसका एक मुद्दा ये है कि यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जो फाउंडेशन है, जो नींव है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी हम अबुल फजल वगैरह के बारे में आई थिंक आपके सिलेबस में चैप्टर यूनिट है तो उन्हें हम आपकी यूनिट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोर्सेज को अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। अब जल्दी से हम यहाँ पे बात करते हैं भारतीय राजनीतिक विचार की विशिष्ट विशेषताओं की। मतलब सिंपल सा है कि देखिए, अब यहाँ पे ना कई बार हिंदी में अनुवाद करने में दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि अलग अलग तरीके से बच्चे अनुवाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषताएँ क्या है, आखिर उसमें मेन है क्या 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 चीज़ें उसमें शामिल हैं, उसकी मान्यताएँ क्या हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा सब आपको। तो एक जो विशेषता है वो है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। तो भारतीय राजनीतिक जो विचार है उसमें हम आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी देखते हैं। प्राचीन भारत के संपूर्ण चिंतन एवं दर्शन में आत्मा और परमात्मा जैसे आदि भौतिक विषयों में गहरी अभिरुचि का परिचय मिलता है। यहाँ ज्ञान को संपूर्ण सृष्टि का नियामक तत्व माना गया है और उसे ईश्वर का साक्षात स्वरूप कहा गया है। मतलब कहने का दोस्तों यह है कि हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में ईश्वर को भी देखते हैं, ठीक है। ईश्वर को एक इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया है। ईश्वर को आप आध्यात्म के रूप में यहाँ पे, जैसे कि आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, परमात्मा की भी बात की गई है, तो इस तरह हम आध्यात्मिकता को देखते हैं भारतीय राजनीतिक विचार में, ठीक है। इसके अलावा राजतंत्र की प्रधानता, जो राजतंत्र है उसकी प्रधानता देखने को मिलेगी। वैसे तो प्राचीन भारत में राजतंत्र के अलावा गुणतंत्र और गणतंत्र भी विद्यमान था। भारत में गणतंत्र भी था, ठीक है। कई जगहों पर कई सारे कबीले मिलकर शासन करते थे, तो इस तरह गणतंत्र भी भारत में प्राचीन टाइम पर था। परंतु तत्कालीन राजनीतिक चिंतन में राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। गणतंत्र के अंतर्गत जनसभाएं या प्रमुख नागरिकों की परिषदें, सार्वजनिक वाद विवाद के विस्तृत नियम और चुनाव के तरीके प्रचलित थे। गणतंत्रीय प्रणाली के विषय में जो थोड़ा बहुत चिंतन प्रस्तुत किया गया वह या तो लुप्त हो चुका है या फिर कुछ महाकाव्य नाटकों और पुराणों के छिटपुट प्रसंगों में बिखरा पड़ा है। दूसरी ओर अधिकांश प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन राजतंत्र की समस्याओं के साथ जुड़ा है। इनमें राजा के कर्तव्यों, प्रशासन की कला, विभिन्न व्यवसायों के नियंत्रण, अपराध और दंड, कराधान यानी कि टैक्स के नियमों, कूटनीति के उपायों और राज्य शिल्प के मूल तत्वों का विशेष ध्यान दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में हमें कई सारे शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो ग्रंथ हैं, जो हमें स्रोत हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। भारतीय राजनीतिक विचार में हमें राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम मनु को पढ़ते हैं, मनुस्मृति के अंतर्गत जब हम मनु को पढ़ते हैं, ठीक है, मनुस्मृति में जो भी बातें मनु ने कही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो भी राजतंत्र की बात करते हैं, ठीक है। कौटिल्य की जब हम बात करते हैं तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उनके द्वारा जो भी चीज़ें हम समझते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि कौटिल्य राजतंत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह राजतंत्र की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही धर्म और दंड की संकल्पनाएं, अब ये क्या है? तो इसे सिंपल सा समझ लो। देखो, धर्म और दंड प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधारभूत संकल्पनाएं हैं। धर्म मानव समाज की अमूल्य निधि है, दंड उसका प्रहरी है। दंड का अर्थ है दंडा, जो कि बल प्रयोग का प्रतीक है। धर्म या कानून
का पालन कराने के लिए बल प्रयोग की कला दंड नीति है। अतः दंड नीति स्वयं राजनीति का पर्याय है। तो दंड नीति भी एक राजनीति का पर्याय ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझिए। धर्म और दंड की प्रधानता का संकल्पनाओं का मतलब यह है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में आपको ये दोनों देखने को मिलेगा। धर्म का मतलब है कर्तव्य, कि राजा का ये कर्तव्य है, प्रजा का ये कर्तव्य है। प्रजा का कर्तव्य है कि प्रजा समय पर टैक्स दे, समय पर टैक्स दे, या जो भी निश्चित टैक्स है वो राजा को पहुंचाए। और राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे। तो जो सिक्योरिटी देखनी है, रक्षा करना है, ये राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है। और राजा धर्म से ऊपर नहीं है। तो सर धर्म सभी के लिए है, राजा के लिए भी है, जनता के लिए भी है। लेकिन उस धर्म को मनवाने के लिए, उस धर्म को सही से लागू करने के लिए, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य है, ध्यान रखना, उसको लागू करने के लिए दंड का प्रयोग किया जाएगा, दंड नीति का प्रयोग किया जाएगा। दंड नीति का अर्थ है पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है। तो दंड का अर्थ होता है डंडा। डंडा का मतलब क्या है कि डंडा दिखाया जाएगा कि अगर कोई गलती करेगा, यानी कि कोई नियम तोड़ेगा या कोई धर्म से विपरीत दिशा में जाकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए कार्य करेगा तो उसे पनिश भी किया जा सकता है। तो ये है दंड और धर्म की संकल्पनाएं, जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें विस्तार से देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमें राजा के कर्तव्य देखने को मिलते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होगा, कि राजा के कृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फंक्शंस ऑफ द किंग, कि एक जो राजा है, जो किंग है, उसके क्या काम होंगे, इसके बारे में हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं ये भी क्या है, भारतीय राजनीतिक विचार की एक विशेषता है, एक मान्यता है, जिसमें हमें राजा के बारे में कई सारे, राजा के क्या कार्य होंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू राजनीति विचारों के अनुसार राजा या शासक का मुख्य कर्तव्य, हिंदू राजनीति विचारकों के अनुसार राजा या शासक का मुख्य कर्तव्य लोक संग्रह है। वस्तुतः लोक संग्रह का अर्थ है लोक कल्याण, जो कि ईश्वर का कार्य है। राजा और प्रत्येक कर्तव्य परायण मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह ईश्वर के इस कार्य में सहयोग देगा। अतः राजा का लोक कल्याण की कामना से अपनी संपूर्ण प्रजा में मेल जोल स्थापित करना चाहिए राजा को, ताकि वे परस्पर हार्दिकता यानी कि अच्छे से सद्भाव अनुभव करते हुए राज्य के प्रति अटूट निष्ठा रखें। प्रजा का चरित्र उन्नत करने के लिए राजा का अपना चरित्र ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि राजा के चरित्र में राजा के चरित्र की छाप दिखाई राजा की चरित्र सॉरी क्योंकि प्रजा के चरित्र में राजा के चरित्र की छाप दिखाई देती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो कहने का मतलब यह है कि राजा को भी कई सारे कर्तव्यों में यानी कि कई सारे दायित्व में बांधा गया है। जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि राजा को कई सारे कार्य दिए गए हैं। जैसे कि राजा का एक जो मुख्य कर्तव्य होगा वो लोक संग्रह होगा, लोगों को मतलब लोगों का कल्याण करना उसका कर्तव्य है, लोगों को मेल जोल करके वो रखे, हार्दिकता से लोग रहें। ठीक है, ये राजा का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होगा। साथ में राजा का जो चरित्र होगा उसे राजा को अपना जो चरित्र है राजा का उसे ऊंचा करना होगा, मतलब अच्छा रखना होगा, क्योंकि राजा का चरित्र अच्छा होगा तभी प्रजा का चरित्र अच्छा होगा। इसके साथ ही एक विशेषता में दिखाई देती है राजधर्म और आप धर्म में अंतर, मतलब जो नॉर्मल स्थिति होगी और जो एबनॉर्मल, आप धर्म का मतलब यहाँ पर है एबनॉर्मल यानी कि जो असामान्य स्थिति होगी, उसमें राजधर्म का क्या अर्थ होगा। जैसे कि राजा का कर्तव्य है कि भाई प्रजा की रक्षा करे और ऐसे ऐसे नियमों के अनुसार शासन चलाए, लेकिन अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं, आपात स्थिति आ जाती है कोई, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी हमें कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार साधारण परिस्थितियों में राजा को पूरी निष्ठा के साथ धर्म का अनुसरण करना चाहिए, परंतु महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह मान्यता रखी गई है कि असाधारण परिस्थितियों में अर्थात दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार करते समय उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए महाभारत कौटिल्य जैसे जो ग्रंथ, इनकी जो मतलब महाभारत हो गया, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हो गया, इसमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति है तो राजा धर्म से हटकर भी शासन कर सकता है उस असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए। मतलब जब नॉर्मल परिस्थिति है तो राजा को धर्म के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है, कर्तव्यों के अकॉर्डिंग ही चलना है। लेकिन अगर दुष्ट लोगों से निपटना है, अपनी स्थिति को ठीक करना है, कोई असाधारण स्थिति आ गई है, तो उस समय राजा धर्म से हटकर भी शासन कर सकता था। इसके साथ ही राजनीतिक संगठन और राज्य शिल्प, प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक संगठन और राज्य शिल्प या शासन कला या और कूटनीति के सिद्धांत अत्यंत विकसित रूप में मिलते हैं। राज्य सप्तांग सिद्धांत राज्य का राजनीतिक संगठन का
सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विशेष रूप से स्थान दिया गया है। देखिए दोस्तों, राजनीतिक संगठन और राज्यशिल्प मतलब हमें ये मान्यता यानी कि एक विशेषता ये देखने को मिलती है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में शासन किस तरह से चलाया जाएगा, वो क्या तरीका होगा, शासन कला क्या होगी। राज्य शिल्प स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है शासन चलाने की कला, और राजनीतिक संगठन का मतलब होता है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि मनु और कौटिल्य, जो मनुस्मृति है और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि इनके द्वारा सप्तांग सिद्धांत, जो शासन का जो सप्तांग सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया है। 7 ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट, जैसे कि इन्होंने एक मानव शरीर के रूप में स्टेट के राज्य को 7 अंगों में बांट दिया है। जैसे कि इन्होंने कहा है एक स्वामी होता है, स्वामी क्या होगा, राजा, ठीक है, जो शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा, सर कह लो, ठीक है। और आंखें क्या हैं, अमात्य मंत्री आंखें हैं। और कान कौन है, कान है जो राजा के मतलब मित्र हैं, वो कान है। जो मुख है वो राजा का क्या है, कोष है। कोष मतलब राजा का मतलब जो कोष है जिसमें मतलब पैसा है, कोष, ठीक है। सेना क्या है, मस्तिष्क है राज्य की, यानी कि देश का जो दिमाग है वो सेना है। जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा मतलब आपका मस्तिष्क ताकतवर है। मतलब बाहें, जो राज्य की बाहें हैं वो दुर्ग है। दुर्ग मतलब जो किले हैं, आपके इलाके कहाँ तक फैले हैं, बॉर्डर आपने किस तरह से मतलब मेंटेन किया है। पुर, ये क्या है, राज्य की जंघाएं। पुर का मतलब यहाँ पर है भू क्षेत्र या प्रजा, जो जनपद है आपका, जो आपकी प्रजा है वो आपकी जंघाएं हैं। तो इस तरह एक मानव शरीर में राज्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि राजा से उम्मीद की जाती है कि ये जो 7 अंग के राजा इन सभी पर ध्यान दें। तो ये शासन चलाने की एक कला कह लो आप इसे, ये राजनीतिक संगठन के रूप में इसे समझ लो। तो ये हमें एक विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक दायित्व और कराधान, ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और टैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसे मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी से, बहुत जल्दी आपको रीड करके समझाता हूँ। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार राजा की आज्ञा का पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह समाज व्यवस्था की रक्षा करता है और अपनी प्रजा को सद्जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। यदि राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो प्रजा यानी कि प्रजा पर अत्याचार करने लगे तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस बारे में सब विचार एकमत नहीं है। मुख्य मान्यता यह है कि ऐसी हालत में प्रजा राज्य का त्याग कर देना चाहिए या ऐसे राजा का वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। कराधान के बारे में हिंदू विचारकों का यह मत था कि यह प्रजा को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने का मूल्य है। विष्णु स्मृति के अंतर्गत तो यहाँ तक लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाए और चोरी का माल वापस न मिले तो उसकी क्षतिपूर्ति करना राजा का दायित्व है। यदि राजा अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करने में लगातार विफल रहे तो उसे कर लगाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक विचार में हमें एक मान्यता देखने को मिलती है कि राजनीतिक दायित्व और कराधान, जो प्रजा है जो राजा है, उन दोनों के लिए राजनीतिक दायित्व दिए गए हैं कि राजा का धर्म है प्रजा के लिए ये काम करना, प्रजा को पूरी तरह सुरक्षा देना, ठीक है, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना। प्रजा का भी काम है कि प्रजा का क्या काम है, टैक्स से संबंधित प्रजा के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि प्रजा का काम है कि प्रजा जो है वो टैक्स देगी राजा को, एक निश्चित जो भी टैक्स निश्चित किया गया वो देगी राजा को, एक उचित जो टैक्स है वो दिया जाएगा। ये सारी बातें कही गई हैं। साथ में और भी नियम है, जैसे कि अगर राजा लोगों से टैक्स लेकर भी उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता तो इस बारे में भी कई सारे ग्रंथों में हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके अंदर कई सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि राजा का त्याग कर देना चाहिए, उस राज्य को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही कई लोग कहते हैं कि राजा का वध कर देना चाहिए जो राजा अत्याचार करे। तो ऐसे भी कई सारे, जैसे कि महाभारत या जो दूसरे ग्रंथ है उसमें हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों कई सारी बातें समझ ली, और इस तरह हमने दोस्तों यहाँ पर जो मान्यता हैं, जो मुख्य मान्यताएं थी भारतीय राजनीतिक विचार की, उनको भी समझ लिया। तो इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे इस यूनिट को कवर कर लिया है, जो मुख्य बातें थी उन सभी को समझ लिया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगे। कोई भी डाउट है तो यही कहूँगा कि एक बार अगर आप वीडियो को और देख लेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट लगेगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा या कमेंट में ही आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। बाकी यही कहूँगा कि
यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।